अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हिंदुस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर लैंडी कैमरून की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना के तलबा के लिए यूके में तालीमी मौक़े में इजाफे पर दिया जोर। मीरालगुड़ा के MLA बी लक्ष्मण रेड्डी और उनके अरकान खानदान ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का दिया। असम्बली हल्के के किसानों को यूरिया फराहम करने की अपील। BRS ने वक्फ एक्ट की पार्लियामेंट में मुखालिफत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है एतमाद। वक्फ जायदादें मुतासर न हो, साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR का मौक़िफ़। नेकलेस रोड हैदराबाद में वाक़ जलबिहार में पहली 2000 रोड सेफ्टी समिट का आगाज़। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इफ्तिताह किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद का खिताब। वोटर लिस्ट से मुनज़्ज़म तरीके से काटे जा रहे हैं कांग्रेस के वोट। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। और गजा पर जालिम इसराइली फ़ौज की नस्लकुशी की जंग आज अपने 713वें दिन में दाखिल हो गई। ताज़ा फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी में मज़ीद 83 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। हिंदुस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर लैंडी कैमरून ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से आज जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। बातचीत के दौरान कैमरून ने यूके हुकूमत की बावकार स्कॉलरशिप स्कीमों के तहत तेलंगाना के हुनर तलबा को मौके देने के मामले पर इत्तफाक कर लिया। चीफ मिनिस्टर ने हाई कमिश्नर पर जोर दिया कि हैदराबाद से यूके यूनिवर्सिटी में वाक़े के सिलसिले में तेलंगाना के तलबा को भरपूर मालूमात और सहूलतें फराहम करें, ताकि तेलंगाना के तलबा को बरतानिया में आला तालीम हासिल करने के मौक़े में इजाफा हो सके। मीरालगुड़ा के MLA बी लक्ष्मण रेड्डी उनके खानदान के अरकान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का अतिया दिया। उन्होंने दरख्वास्त की कि इस इमदाद को उन्हीं के असम्बली हल्के में हर किसान को 1 लाख यूरिया के थैले मुफ्त फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे की शादी का रिसेप्शन न करते हुए किसानों के फ़ायदे के लिए रकम अतिया कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर MLA और उनके अरकान खानदान की सताइश की और किसानों के लिए ताउन पर इजहार तशक्कुर किया है। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि BRS ने वक्फ एक्ट की पार्लियामेंट में मुखालिफत की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बाज़मूर पर बेहतर मौक़िफ़ अख्तियार किया, जिसकी हम सताइश करते हैं। KTR ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस कानून से वक्फ जायदादों के लिए मसाइल में इजाफा नहीं होगा। बोर्ड की अमेंडमेंट, वक्फ एक्ट की जो अमेंडमेंट की कानून जो भारत सरकार ने लाने की कोशिश की, तो इसका हमने मुखालिफत किया। राज्यसभा में हमारे जो 4 सदस्य हैं उन्होंने इनके खिलाफ वोट भी दिया और आवाज़ भी उठाया। हमने कस के ये भी बोला कि ये सरासर गलत है और हमारी जो स्टैंड है उसको विंडिकेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी, एपेक्स कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया, एक इंटरिम ऑर्डर दिया कि इसकी कार्रवाई रोक दे। तो हम उसका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कम से कम अभी अपना ये जो कोशिश है इसको वापस लेगी। हम सियासी बुनियाद पे हमेशा मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स करने वाले पार्टी नहीं है। हिंदुस्तान इकट्ठे रहे, एकजुट रहे और आगे जाके और मजबूत हो जाए और 2050 तक एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बने, ये हमारी ख्वाहिश है, उम्मीद है। और उम्मीद ये भी करते हैं कि भारत सरकार जो अपना एक कोशिश कर रही है वक्फ एक्ट लाने की, क्योंकि अभी एक इंटरिम स्टे आया, तो शायद कोशिश वापस ले लें। MLC नवीन कुमार मालूफ 3 मार मलाना ने तेलंगाना में नई पार्टी का आगाज़ किया है, जिसका नाम उन्होंने तेलंगाना राज्य अधिकारी पार्टी रखा। मलाना ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी बुनियादी तौर पर पसमानदा तबकात और गरीब लोगों के लिए बनाई गई है और ये मुकम्मल तौर पर सियासी पार्टी ही रहेगी। तेलंगाना में तेलंगाना राज्य अधिकार समिति बोल के एक नया पॉलिटिकल पार्टी स्थापित हुआ। इस पार्टी फर्स्ट पार्टी from the OBC community. We are going to fight politically. Now we are started our house. Thank you. Politically. 100% politically. नेकलेस रोड हैदराबाद में वाक़ जलबिहार में पहली 2000 ट्रैफिक रोड सेफ्टी समिट का रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस समिट के दौरान शहरी मसाइल, ट्रैफिक की नकल हरकत और सड़क हादसा से हिफाजत समेत दीगर उमूर पर वर्कशॉप और दीगर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद ने अपने बयान में महफूज शहर, पायदार नकल-ओ-अमल, रोड सेफ्टी और दीगर उमूर पर तफसीली बयान दिया और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के इश्तिराक के साथ इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। This is a wonderful platform where private sector and government represented by the police interact
they contribute their ideas and resources to do activities for the safety and security of the citizens. This HCHC has 6 fora which look after cyber security, anti-narcotics, women's safety, security of installations and general security of the city, and also traffic. So today, after a lot of effort, the traffic summit has taken off. I hope several such summits take place in the future. Basically, as we all know, the traffic is the burning issue for all metro cities in India and also other towns. Traffic has been growing. Number of vehicles coming onto the roads have been growing, and everywhere we see traffic issues coming up. So this poses lots of challenges to the local governments, to the central government, state governments, to develop infrastructure in such a way that the public do not face the inconvenience due to this increasing number of vehicles. As for giving you an example, 1,500 vehicles per day are being added in these 3 commissionerates itself, Hyderabad, Rajkonda and Cyberabad. And we all know what is happening in cities like Bangalore, Pune, and even in hill stations we see everywhere traffic jams are occurring. So in Hyderabad itself, in the financial district where the IT sector is located, we see increasing development of floor space and office space and residential areas, leading to severe traffic jams. So to overcome all this, we will require a large plan of action, a future plan of action which tackles all the issues which are related to engineering, education, enforcement and regulation for traffic management. So the summit has been organized with the aim that experts from all over India have come to share ideas. Active partners are from IIT, Hyderabad, IIIT, ASCII. They are all experts in their own way in traffic and road management. There will be panel discussions in which they will share their ideas. सातवें और आखिरी निज़ाम हैदराबाद मीर उस्मान अली खान के मज़ार वाक़ किंगोटी पहुंचकर कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने चादर और फूलों का नजराना पेश किया। इस मौके पर मुश्ताक मलिक और दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। बाद में उस्मान मोहम्मद खान ने मीडिया से बातचीत भी की। इंडियन यूनियन टेरिटरी में मर्ज हुए थे, लेकिन इसको कुछ फ़िरक़ा परस्त अलग रुख बताते हैं, अलग तरीक़े से बताते हैं, क्योंकि निज़ाम की माजी तारीख़ जब आप आसिफ जाही डायनासिटी के निज़ाम थे, जब भी बहुत सेकुलर और बहुत कामयाब बादशाह थे। फिर उसके बाद जब इंडियन यूनियन टेरिटरी में हम मर्ज हुए हैं, तो आप हमारे मुल्क के और आप हमारे दक्कन के राज प्रमुख थे। जब ये आंध्र प्रदेश बन गया था, जब आप राज प्रमुख थे, जब आपको कभी गद्दार बोला जाता है, कभी आपको कुछ बोला जाता है, आप हिंदुस्तान के ही थे। और जब आप हिंदुस्तान में मर्ज हुए, तब आपको राज प्रमुख दिया गया। गवर्नर बने थे आप आंध्र प्रदेश के, और आप मरे जब तक भी गवर्नर थे, तो ये एजाज़ आपको दिया गया था। और मीर उस्मान अली खान बहादुर की तारीख़ है कि हिंदुस्तान को जब वक्त पड़ा, चाइना से जंग हुई थी, तो आपने लाल बहादुर शास्त्री जी सिर्फ एक रेडियो पे मैसेज दिए थे राजा और रजवाड़ों को। मैसेज ये था कि मुल्क को माली इमदाद की ज़रूरत है, आप लोग आगे आइए। कोई निज़ाम को आगे पर्सनल नहीं बोले थे। निज़ाम ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को इसी किंगकोटी पैलेस में बुलाकर 5 टन सोना दिया। कांग्रेस लीडर मधु याशी गौड़ AIG हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। हाई ब्लड प्रेशर और दीगर शिकायत के बाद उन्हें इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू किया गया था, जहां सेहत में बेहतरी के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। कांग्रेस कायदीन और अपने हामियों की मौजूदगी के दौरान वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर रवाना हुए। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों के लिए कांग्रेस हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर और वर्कमैन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस एलामिया के मुताबिक जुमला 1743 मुलाजिमतों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें 1000 ड्राइवर और 443 वर्कमैन पोस्ट शामिल है। दरखास्तें 8 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन मोड में कबूल की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात वेबसाइट्स पर फराहम कर दी गई हैं।
नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा हैदराबाद पर 18वां ग्रैंड नर्सरी मेला शुरू हो गया है। 22 सितंबर तक अवाम इसका मुशाहिदा भी कर सकते हैं और ख़रीदारी भी की जा सकती है। इस मेले में 150 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं जो तेलंगाना के अलावा दीगर कई रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने यहाँ का दौरा किया और मुंतज़मीन से बातचीत की। जैसा कि तकरीबन हैदराबाद के लोग जानते हैं कि खाकसार पिछले 10 साल से हैदराबाद के अजीम इस शहर में, दोनों शहर जुड़वां शहर में एक अच्छी सी ग्रैंड नर्सरी मेले का यानी पौधों की जो है नुमाइश का एहतमाम करता आया है। और बफज़ल खुदा इस बार 18वीं एग्ज़िबिशन यानी ये हार्टिकल्चर शो, ऑल इंडिया हार्टिकल्चर शो का इनेकाद अमल में आ रहा है। और ये शो जो है कल 18 सितंबर से 22 तारीख़ तक का रहेगा। 5 दिन का ये शो है और इस शो में इसकी खुसूसियात ये है, इस शो में लगभग 150 से ज़ायद स्टॉल्स आए हैं जिसमें तेलंगाना छोड़कर अदर स्टेट से तकरीबन 100 स्टॉल्स आए हैं नर्सरी के। बड़े दूर दराज इलाक़ों से, कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में आता है वहाँ से, और आपके हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, इन तमाम जगहों से काफ़ी बेहतरीन पेड़ पौधों को तैयार कर यहाँ पे आपकी खिदमत में लगाया गया है जी। तो आप जो है इसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर आइए। यहाँ पर आपको इस एग्ज़िबिशन में एक ही ग्राउंड पर 30 रुपये से लेकर 3-4 लाख के पौधे भी यहाँ पर दस्तयाब हैं। 8, 9 और 10 अक्टूबर को मुंबई में वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट समिट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रियल एस्टेट शोबे के माहिरीन और दीगर सनतकार भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह किया गया। This is we have great pleasure in associating World of Concrete, and we believe this forum will provide us an opportunity to bring to everybody's attention a lot of innovative products that we are launching. Our focus has always been on sustainability. We believe that cement industry and steel industry have to carry this significant part of the burden when it comes to zero carbon emissions, which is a target which our Honorable Prime Minister has given us, and we are very much on track. As I have stated, our carbon emissions, our carbon footprint is one of the lowest in the industry. We are around 300 kg per cubic per ton of cement, vis-a-vis the industry of about 500 kg per ton. We are on track to take this carbon footprint to absolute zero. We are also exploring options of carbon capture, especially the carbon which we cannot, which is the process carbon emission which happens. So I think this is where India is actually at a cusp. If you look at the total size of the market and total investments which are coming to infrastructure sector, from a $210 billion, we are talking about the size of industry is going to be $366 billion by the year 2030. Which other sector, which other economy in the world will have this kind of landscape of the growth? Look at the budgetary allocation. We got 11.2 lakh crores of budget allocation by the federal government in its budget session last year. So this itself shows that how much government is keen. You read their projects of Gati Shakti. You talk about their project of Sagarmala, and of course all the landmark things are coming, landmark projects. Now this all tells us one story, and the bottom line is that these are the hubs of economic growth, or we call as the engines of economic growth of India, and they will take India to the orbit where India actually deserves. On one hand is the economic growth, on the other hand is the sustainability. And this sector where we talk about primarily the steel and the cement. 55% of all the plastics you and I generate
Like India generates 200,000 tons per day of waste, right? Out of which 10% is this plastic, which goes into our rivers, into our oceans, and literally is already killing aquatic animals. I'm sure all of you have heard. So what do we do about it? Europe and US also don't have a solution apart from burning it to generate electricity, which India cannot afford. All right. So that is when we felt, why not create an innovation, create a technology that can convert this plastic that nobody can recycle into something that could be a building material. Because construction is a massive industry which can take materials, as they rightly said. What if we build a material that construction industry can do, right? So that was two problems coming together. So again, we slogged and figured out that if we can take these non-recyclable plastics and create a plywood-like material, right, 8 feet by 4 feet, different thicknesses, and use it in construction as shuttering plywood. These are these maroon sheets that is used with concrete in all these buildings. This is exactly what we built. So today, what we do is the plastic that is on your streets, which generally तेलंगाना अक़लियती क़ामती तालीमी इदारों के टीचर्स ने तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। नामबली हैदराबाद में वाक़ टिमरिस के हेड ऑफिस पहुँचकर लगभग 200 असातिज़ा ने इस एहतजाज में शिरकत की। IFSB शफीउल्लाह पहुँच गए और एहतजाजियों को मनाने की भी कोशिश की गई। तेलंगाना हुकूमत के इस इक़दाम को लेकर अक़लियती बरादरी में काफ़ी तशवीश और फ़िक्रमंदी पाई जा रही है। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने कहा कि उनका फ़ोन हैक किया गया। अगर उनके नाम से कोई रकम मांगी जाए या कोई भी मुतालबा किया जाए तो इसे नज़रअंदाज कर दें और इसके इत्तला पुलिस को फराहम की जाए। ఆ ఫోన్ హ్యాక్ కావడం వల్ల అందరికీ నా ఫోన్లో ఉండే ఏ నెంబర్ ఉందో అన్ని నెంబర్లకు రిసీవ్డ్ నాకు ఒక 55,000 అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఏదో మెసేజ్లు పోతున్నాయని చెప్పేసి పెడుతున్నానంటే ఇది ఫేక్ మెసేజ్. దయచేసి ఎవరు దీనికి రెస్పాండ్ అవ్వకండి. ఇటువంటి మెసేజ్లు దయచేసి మీరు కూడా ఎవరైనా బ్లూ డాట్ అనే దాని నుంచి ఏదైనా ఫోన్స్ వస్తే కూడా రిప్లై ఇవ్వకండి. దీని మీద ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు నేను కంప్లైంట్ కూడా ఇస్తున్నాను. దయచేసి ఇది ఫేక్ న్యూస్. నా నెంబర్ 9490840123 నెంబర్ నుంచి, అది ఇంకో నెంబర్, ఆ నెంబర్ నుంచే ఈ మెసేజ్లు పోతున్నాయి. ఆ ఫోన్ హ్యాక్ అయిపోయింది. దయచేసి అందరూ జాగ్రత్త పడండి. ఆ నెంబర్ నుంచి ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చినా దయచేసి ఎవరు లిఫ్ట్ చేయకండి. నా ఫోన్కి ఇప్పుడే ఇమీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ కూడా ఇస్తా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ. दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाके ज़ेर आब आ गए। कई मुकामात पर मकानों में भी पानी दाखिल हो गया। GHMC का अमला मुतहरिक देखा गया। इस दौरान चारशंबे की रात की खबर है कि बलगमपेट फुटओवर ब्रिज के पास एक शख्स बारिश के दौरान हलाक हो गया। इसकी शनाख्त मोहम्मद शरीफ के तौर पर भी, जो बेगमपेट की जानिब बाइक पर जा रहे थे। मुकामी पुलिस के मुताबिक जब वो अंडरपास के करीब पहुँचे तो सड़क पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, जिसके बाद वो पानी में गिर गए और बह गए। आज भी शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। अफजल सागर नाला हैदराबाद में बारिश के दौरान बहने वाले 2 अफराद में से एक अर्जुन नामी शख्स की लाश को दस्तयाब कर लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक चोटुपल के करीब इस लाश को बरामद किया गया। मीडिया को इस हवाले से तफसीलात भी बताई गई। 2 लोग जो अर्जुन और राम, जो अफजल सागर मांगोर बस्ती के रहने वाले थे, वहां पर काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से नाले में वो लोग बह गए थे। यहाँ पर संगम ब्रिज पर लाश यहाँ मिली है। लेकर यहाँ डेड बॉडी लेकर रामनपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए हैं। यहाँ करने के बाद ये बॉडी को जो है अपने अफराद खानदान को देंगे। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस के वोट जानबूझकर हज़फ किए गए और इसके सबब सबसे बड़ी मिसाल कर्नाटक में देखी गई। उन्होंने कहा कि वोटरों की लिस्ट से नाम हटाने में मुख्तलिफ रियासतों के नंबर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस अमल को मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत सॉफ्टवेयर के तहत अंजाम दिया जा रहा है। आइए देखते हैं राहुल गांधी का ये बयान। सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये मैं आपको अभी दिखाने लगा। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते ऑपोजिशन के ही होते हैं।
भारत में आलम कंस्टिट्यूंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कॉन्सिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। ये तो चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। अलंग में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार, उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू किया। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से। हमें ये नहीं मालूम कि आलम में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से धांधली हो रही है और राहुल गांधी ने साफ और दो टूक अंदाज में इसको बेनकाब किया है। Yes, and it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गजा पर काबिल इसराइली फ़ौज की नस्लकुशी की जंग आज अपने 713वें दिन में दाखिल हो गई। दरिंदगी फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी के साथ जारी है, जिसमें भूखे बेघर फ़लस्तीनों को निशाना बनाया जा रहा है और इस जंग को अमरीका की मुकम्मल तायद हासिल है। काबिल फ़ौज ने दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए और कई नए कत्लेआम किए। ज़ालिम इसराइल की हिकमत अमली है कि गजा शहर को उसके बाशिंदों से मुकम्मल खाली करा दिया जाए। गजा के अस्पतालों की ज़राए ने तस्दीक की कि ज़ालिम फ़ौज की फायरिंग और बमबारी में बड़े पैमाने पर शहादतें हो रही हैं। खासतौर पर गजा शहर में भूख और तबाही की लहर तेजी से फैल गई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा हमलों में 83 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई, जबकि मुतादिद दीगर फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी हुए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हिंदुस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर लिंडी कैमरून की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना के तलबा के लिए यूके में तालीमी मौक़े में इजाफे पर दिया जोर। मीरालगुड़ा के एमएलए बी लक्ष्मण रेड्डी और उनके अरकान खानदान ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का दिया। असेंबली हल्के के किसानों को यूरिया फराहम करने की अपील। बीआरएस ने वक्फ एक्ट की पार्लियामेंट में मुखालिफत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है एतमाद, वक्फ जायदादें मुतासर न हो। साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR का मौक़िफ़। नेकलेस रोड हैदराबाद में वाक़ जलविहार में पहली 2000 रोड सेफ्टी समिट का आगाज़। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इफ्तिताह किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से भी आनंद का खिताब। वोटर लिस्ट से मुनज़्ज़म तरीके से काटे जा रहे हैं कांग्रेस के वोट। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। और गजा पर ज़ालिम इसराइली फ़ौज की नस्लकुशी की जंग आज अपने 713वें दिन में दाखिल हो गई। ताज़ा फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी में मज़ीद 83 फ़लस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।